हेलो स्टूडेंट्स, की हाल चाल सब बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेब टेक की यूनिट 4। हमारे चैनल पर डा DBMS बाकी सारे और भी सब्जेक्ट्स जो हैं जैसे डा DBMS OST ML इन सब की वीडियोस अपलोडेड हैं। डू चेक देम आउट अगर आपने चेक नहीं की है। और जो बाकी बची यूनिट्स हैं वो भी जल्दी अपलोड कर दी जाएंगी। तो अगर आपने चेक नहीं की हो तो जल्दी से जाके उन्हें चेक करो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम से क्लोज तो आपको करनी है उनकी अच्छे से तैयारी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 ऑफ वेब टेक। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जावा बीन्स क्या होती है, नोड जेएस क्या होता है एंड मोंगोडीबी क्या होता है। मेनली यूनिट बेस्ड है कि आपका सर्वर साइड पे कैसे कैसे काम चलता है ना। तो उस सब पे बेस्ड है। तो चलिए आज इसको करते हैं खलास मेरे साथ। तो देखो पहला ही क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ नोड जेएस। तो नोड जेएस क्या है। देखो नोड जेएस एक ऐसा टूल है, ओवर पावरफुल टूल है जो कि ओपन सोर्स है, मतलब कोई भी यूज़ कर सकता है और सर्वर साइड इन्वायरमेंट के लिए यूज़ होता है। मतलब कि देखो एक होता है आपका क्लाइंट साइड, ठीक है, जहाँ से आप सारी जो चीज़ें आपको सामने दिखती हैं वो। एक होता है आपका सर्वर साइड। तो सर्वर साइड पे जो आपको काम करना होता है उसके लिए हम एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो कि हमें मतलब एक पावरफुल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है जिससे कि आप उस कोड को रन कर सको। तो देखो Node.js इज़ अ पावरफुल ओपन सोर्स सर्वर साइड इन्वायरमेंट इट allows developers to run JavaScript code outside of a web browser। तो Node.js हमारी JS ही यूज़ करती है बट इट इज़ यूज फॉर सर्वर साइड इन्वायरमेंट, ठीक है। इसके की फीचर्स क्या होते हैं। ये एक तो आपकी होती है ओपन सोर्स एंड फ्री, मतलब कि इसको कोई भी यूज़ कर सकता है ना। और फिर है क्लोज प्लेटफॉर्म कंपेटिबिलिटी, मतलब कि ये वेरियस सॉफ्टवेयर्स ऑपरेटिंग सिस्टम आई मीन टू से उन पे विंडोज़ लिनक्स यूनिक्स मैक ओएस सब पे चल जाता है आराम से, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट ऑन द सर्वर। देखो ट्रेडिशनली जावास्क्रिप्ट रन्स इन द ब्राउज़र, Node.js अनेबल जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन ऑन द सर्वर साइड, ठीक है। पर जो ट्रेडिशनली होता है कि जावास्क्रिप्ट जो ब्राउज़र में ही रन करती है, जैसे आप फ्रंट एंड से कोड लिखते हो ना उससे वैसे रन करती है। लेकिन Node.js हमें क्या वो दे देता है फ्रीडम, जावास्क्रिप्ट को हम यूज़ कर सकते हैं ऑन सर्वर साइड। तो एक तरीके से अगर आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आती है तो यू आर अ फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। अब देखो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। Node.js एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करती है, दैट मीन्स इट डज नॉट वेट फॉर टास्क टू फिनिश बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट टास्क। मतलब कि वेरियस टास्कों को ये साथ साथ ही कर सकती है, जब तक एक कंप्लीट हो रहा है उतनी देर में ये दूसरे को भी साथ में लेके चल सकती है। ऐसा नहीं है कि पहले एक कर रहे हैं हम और वो पूरा कंप्लीट होगा तो ही दूसरा होगा, ठीक है। तो हम साथ साथ की चल सकते हैं। अब है पावर्ड बाई Chrome V8 इंजन। Node.js built on Chrome V8 JavaScript engine making it extremely fast and capable of handling high performance task। मतलब कि ये बिल्ट है Chrome V8 JavaScript इंजन में, जो कि इसको फास्ट बनाता है और कैपेबल बनाता है और हैंडलिंग ज़्यादा टास्क और इसका परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करता है। अब है कि ये इवेंट ड्राइवन है, नॉट ब्लॉकिंग है। इवेंट ड्राइविंग मतलब कि जैसे जैसे इवेंट होते जा रहे हैं वो उनको एक सीक्वेंस में परफॉर्म करेगा विदाउट ब्लॉकिंग अदर ऑपरेशन। इट इज़ यूज इवेंट ड्राइवन आर्किटेक्चर मीनिंग इट लिसन टू फॉर इवेंट्स एंड हैंडल्स देम एज दे ओकर विदाउट ब्लॉकिंग अदर ऑपरेशन। मतलब विदाउट और दूसरे ऑपरेशन को रोके ये अपने टास्क को जैसे जैसे इवेंट कॉल हो रहा है बारी बारी से उसको कॉल करता रहेगा और टास्कों को ब्लॉक नहीं करेगा। नॉन ब्लॉकिंग एंश्योर्स द सिस्टम रिमेन्स रिस्पॉन्सिव इवन व्हेन प्रोसेसिंग लार्ज टास्क। मतलब कि अगर बहुत सारे टास्क भी हो रहे हैं तो भी वो एक दूसरे को ब्लॉक नहीं करेगा और एफिशिएंटली वर्क करेगा, ठीक है। अब है आपका रिच इकोसिस्टम। Node.js कम्स विद द पैकेज मैनेजर npm। आप जैसे भी आपको जैसे पैकेज चाहिए होते हैं, जैसे कलर का पैकेज हो गया, कोई एनिमेशन का पैकेज हो गया, तो वो सारे पैकेज आपके स्टोर होते हैं npm में, ठीक है। तो रिच इकोसिस्टम मतलब कि हमारे पास एक ऐसा पैकेज है जो कि कलेक्ट करता है बहुत सारी लाइब्रेरीज एंड टूल्स फॉर बिल्डिंग सेवरल एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये इसके कुछ
की फीचर्स थे कि ये ओपन सोर्स होता है, क्लोज प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, किसी पे भी चल सकता है। जावास्क्रिप्ट हमारा फ्रंट एंड के लिए होता है, मेनली ब्राउज़र पर रन करने के लिए, पर नोड.जेएस से हम उसको बैक एंड पे भी रन कर सकते हैं। ये एसिंक्रोनस है कि दैट मीन्स कि बहुत सारे टास्कों को एक साथ सीक्वेंस में वर्क कर सकता है। और पावर्ड बाय क्रोम V8 इंजन है, दैट मीन्स कि इसको फास्ट बनाता है ये इंजन। इवेंट ड्राइवन है, नॉन ब्लॉकिंग है और रिच इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है थ्रू NPM। सिंपल। अब देखो वाई नोड.जेएस, हम नोड.जेएस को यूज़ क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। अनलाइक ट्रेडिशनल सर्वर मॉडल्स, नोड.जेएस डज नॉट वेट फॉर वन टास्क टू फिनिश बिफोर स्टार्टिंग अनदर। मतलब एसिंक्रोनस प्रॉपर्टी जो है इसकी, वो इसकी की रोल प्ले करती है किस में, कि हम नोड.जेएस को क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। अब सिंगल थ्रेडेड मॉडल है, दैट मीन्स नोड.जेएस ऑपरेट्स ऑन अ सिंगल थ्रेडेड नॉन ब्लॉकिंग मॉडल विच यूजेस मेमोरी एफिशिएंटली। तो मतलब कि ये टास्कों को ब्लॉक नहीं करता है, ये सिंगल थ्रेडेड है और मेमोरी को एफिशिएंटली यूज़ करता है, इसलिए हम नोड.जेएस यूज़ करते हैं। ठीक है। अब देखो हाउ नोड.जेएस हैंडल फाइल रिक्वेस्ट। नोड.जेएस को फाइल की रिक्वेस्ट को कैसे करता है और वाइल अदर सर्वर कैसे करता है। अब देखो जैसे ट्रेडिशनल सर्वर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, देखो पहला स्टेप है सेंड द फाइल टू द फाइल सिस्टम। ठीक है, फाइल भेजी, वेट वाइल द फाइल इज़ ओपन एंड रीड। उसने वेट किया कि फ़ाइल ओपन हो, फिर मैं रीड करूँ, फिर वो कंटेंट उसने क्लाइंट को भेज दिया और फिर नेक्स्ट रिक्वेस्ट पे गया जब ये वाला टास्क कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये तो हो गया आपका ट्रेडिशनल सर्वर। अब नोड.जेएस सर्वर क्या करता है, देखो पहले सेंड करता है टास्क टू द फाइल सिस्टम। ठीक है, फिर इमीडिएटली मूव्स टू नेक्स्ट रिक्वेस्ट विदाउट वेटिंग। मतलब इसका वेट नहीं करेगा कि ये खुले, फिर मैं पढ़ूँ, फिर मैं कंटेंट भेजूँ, वो सीधा दूसरे टास्क पे चला जाएगा और जब इसका कंटेंट आ जाएगा जब वो भेज देगा, और बाकी इसके लिए ऐसा वेट नहीं करता रहेगा कि मैं इसके लिए वेट करूँ तभी अगला टास्क चालू करूँ। ठीक है, तो नोड.जेएस सर्वर क्या करता है, सेंड टास्क टू द फाइल सिस्टम, इमीडिएटली मूव्स टू नेक्स्ट रिक्वेस्ट विदाउट वेटिंग एंड रिटर्न्स द कंटेंट टू द क्लाइंट वंस द फाइल फिनिश रीडिंग। जब उसकी रीडिंग फिनिश हो जाएगी वो जब कर देगा उसको रिटर्न, उसके लिए रुका नहीं रहेगा। ठीक है। अब व्हाट कैन नोड.जेएस डू, नोड.जेएस से हम क्या क्या कर सकते हैं, जनरेट डायनेमिक पेज कंटेंट। ठीक है, हम क्रिएट, रीड, राइट, डिलीट, क्लोज फाइल्स ऑन सर्वर। ओके, हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं यूज़र से और हम कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं ऑन डाटाबेस। कर्ड ऑपरेशन क्या होता है, मतलब क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना एंड डिलीट करना। ठीक है। अब व्हाट इज़ अ नोड.जेएस फाइल, नोड.जेएस फाइल क्या है, नोड.जेएस फाइल कंटेन्स द टास्क दैट आर एग्जीक्यूटेड इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन इवेंट। मतलब नोड.जेएस एक ऐसी फाइल है जो सारे मतलब तरीके से कोड रखती है, जिस चीज़ के लिए हमें कोड चाहिए होता है उस चीज़ का पर्टिकुलर चीज़ का कोड रखती है। इट मस्ट बी स्टार्टेड ऑन द सर्वर बिफोर इट कैन हैव एनी इफेक्ट। ठीक है, हम ये फाइल स्टार्ट कर देनी है टू स्टार्ट अवर एक तरीके से बैकएंड वाला कोड, है ना, सर्वर साइड। अब इसको जैसे करते हैं ना, अगर आपकी फ़ाइल है node.js नाम से, तो आप कमांड लिखोगे नोड फिर फाइल का नेम। दीज फाइल्स टिपिकली हैव, मतलब ये .json एक्सटेंशन से होती हैं, जैसे यहाँ पे है एग्जांपल है कि इसने एक फ़ाइल बनाई है माई फर्स्ट .js। ठीक है, अब इसमें देखो, इसको अगर हमें कॉल करना होगा तो हम लिखेंगे नोड माई फर्स्ट .js। अब देखो कि आप node.js से कैसे स्टार्ट कर सकते हो। पहला टास्क तो क्या ही होता है कि आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा नोड.जेएस। ठीक है, आप उसको ऑफिशियल साइट पे जाके इंस्टॉल कर सकते हो लेटेस्ट वर्जन। फिर क्या करना है, आपको एक फ़ाइल बनानी है माई फर्स्ट .js जिसमें आप अपना बैकएंड का कोड रखोगे। कोड एग्जांपल हेलो वर्ल्ड सर्वर, ये एक एग्जांपल दे रहा है कोड। देखो इसमें आप कोड कैसे लिखोगे, पहले तो आप एक वेरिएबल लोगे, वेरिएबल HTTP, उसमें आप HTTP को रिक्वायर करोगे क्योंकि आपको सर्वर क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको एक साइट तो चाहिए होता ना, ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो चाहिए। तो आपने क्या किया, एक वेरिएबल लिया और उसमें HTTP को रिक्वायर कर लिया, फिर क्रिएट किया सर्वर। कैसे, http.create सर्वर। ठीक है, फिर एक फंक्शन जिसमें एक रिक्वेस्ट आएगी और रिस्पॉन्स जाएगा। ठीक है, जैसी ही रिक्वेस्ट आएगी यहाँ से रिस्पॉन्स जाएगा, ये दोनों रिस्पॉन्स डॉट राइट है 200 कंटेंट टाइप text/html सेट रिस्पॉन्स हेडर्स, और फिर यहाँ से सेंड हेलो वर्ल्ड एज अ रिस्पॉन्स।
ठीक है। और ये जो कोड है ये कौन से पोर्ट पे रन करेगा, 8080। अब इसको आप रन कैसे करोगे, देखो, सेव द फाइल एज माई फर्स्ट डॉट जेएस इन अ फोल्डर ऑन योर कंप्यूटर। आपने जो भी फोल्डर क्रिएट किया है उसके अंदर आपको ये फाइल सेव कर देनी है। फिर आपको टर्मिनल पे जाना है और इस फोल्डर के अंदर जाके आपको लिखना है नोट माई फर्स्ट डॉट जेएस फाइल का नेम। फिर आप इस लोकल होस्ट पे जाके जिस पे आपने पोर्ट को लिसन किया है उस पे आप जाके आप रन करोगे कोड को, तो आपको ये वाला आउटपुट दिखा देगा। ठीक है, ओके। अब देखो क्या होता है, व्हाट इज़ node.js मॉड्यूल। तो देखो मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो सेम इन दिस केस मॉड्यूल इज़ अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड इन Node.js that encapsulates functions, variables and classes। मतलब कि एक कॉम्बिनेशन है फंक्शंस का, वेरिएबल्स का, क्लासेस का, जिसको आप इंपोर्ट कर सकते हो थ्रू रिक्वायर, ठीक है, और उसकी फंक्शनलिटीज़ को यूज़ कर सकते हो। तो कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं जो हमें सर्वर फंक्शनलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जैसे HTTP, जैसे जिसका यूज़ करके आपने अभी ऊपर सर्वर क्रिएट करना सीखा, FS जिसके से आप फाइल ऑपरेशंस को यूज़ कर सकते हो, पाथ जिसे आपको पाथ से रिलेटेड चीज़ें कर सकते हो। अब देखो, अगर आपको FS का यूज़ करना होता है तो आप कैसे करते हो, एक वेरिएबल लेते हो, उसका कुछ भी नाम रख देते हो, करते हो रिक्वायर FS, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको HTTP चाहिए था तो आपने लिया वेरिएबल HTTP, रिक्वायर HTTP। तो जो भी आपको चाहिए होता है आप रिक्वायर कीवर्ड से इनको रिक्वायर कर लेते हो। अब देखो, कस्टम मॉड्यूल्स क्रिएटेड बाय यू। आप अगर आप खुद से कोई मॉड्यूल क्रिएट करना चाहते हो और फिर आपको यूज़ करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। आपने एक फ़ाइल बनाई greet.js, उसमें आपने लिख दिया module.exports, क्योंकि एक्सपोर्ट होने जाएगा तो module.export। फिर उसके अंदर एक फ़ंक्शन बना दिया, नॉर्मल फंक्शन, जिसमें आपने प्रिंट करा दिया हेलो फ्रॉम अ लोकल मॉड्यूल, ठीक है। फिर आप आ गए app.js में और आपने लिख दिया वेरिएबल greet इज इक्वल टू require./greet। इससे क्या होगा, ये आपका जाएगा ग्रीट वाले मॉड्यूल पे और वहाँ से जो भी आपका कोड है उसको रिक्वायर कर लेगा, और आप जब इसको कॉल करोगे तो ये इस फाइल से जंप होके इस पाथ पे जाएगा और वहाँ पे जो भी कोड है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो इस तरीके से आप अपनी खुद के भी मॉडल क्रिएट कर सकते हो आराम से, ठीक है। अब देखो, थर्ड पार्टी मॉड्यूल मतलब कि जो और NPM के अंदर होते हैं या अलग होते हैं, जो आपने नहीं क्रिएट करे, तो आप उनको कैसे कर सकते हो। जैसे आपको अपर केस वाला मॉड्यूल यूज़ करना है जिससे आप किसी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर सको, तो आपने करा पहले npm इंस्टॉल अपर केस। इससे क्या होगा, आपका वो वाला मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपको रिक्वायर करना है तो आपने लिखा वेरिएबल अपर केस इज इक्वल टू रिक्वायर अपर केस, वो वाला मॉड्यूल। फिर आपको जिसे कन्वर्ट करना है आप उसको ऐसे लिखोगे console.log अपर केस, ये वाला डॉट अपर केस हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो आपने जो उस मतलब कि ये जो हेलो वर्ल्ड है फिर ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से, ओके। अब चलते हैं हम node.js.http मॉड्यूल। अब HTTP मॉड्यूल कैसे काम करता है, तो देखो HTTP मॉड्यूल अलाउज यू टू क्रिएट वेब सर्वर्स, जैसे आपने अभी ऊपर देखा था सर्वर बनाना सीखा था वैसे ही। तो आपने क्या किया, वेरिएबल HTTP रिक्वायर HTTP, ठीक है, रिक्वायर कर लिया। फिर क्रिएट सर्वर, ये ऊपर वाले कोड है सेम, क्रिएट सर्वर करा, फंक्शन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। जैसे ही इसको रिक्वेस्ट आएगी ये रिस्पॉन्स करेगा, रिस्पॉन्स डॉट राइट हेलो वर्ल्ड, और उसको एंड कर देगा और किसी पोर्ट पे लिसन कर लेगा, सिंपल, ठीक है। अब आते हैं आपका NPM में। तो NPM इज़ यूज टू इंस्टॉल एंड मैनेज Node.js पैकेजेस, ये आपने अभी ऊपर पढ़ा था, ठीक है। तो आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपके उसमें वर्जन क्या है NPM का, तो आप लिख सकते हो NPM-B। और आपको कोई पर्टिकुलर पैकेज इंस्टॉल करना हो, जैसे आपने अभी ऊपर किया था अपर केस वाला पैकेज, तो आप लिख सकते हो NPM इंस्टॉल पैकेज नेम, जैसे NPM इंस्टॉल अपर केस, ठीक है। जैसे ये रहा NPM इंस्टॉल अपर केस और वेरिएबल UC डॉट रिक्वायर अपर केस। इससे क्या हुआ, अपर केस वाले मॉड्यूल से उसने अपर केस वाला वो फंक्शन ले लिया, और आपको किसी को कन्वर्ट करना है अपर केस में तो फिर आप क्या करोगे, UC डॉट अपर केस
हेलो वर्ल्ड, तो इससे क्या होगा, हेलो वर्ल्ड आपका अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम node.js REPL। REPL क्या होता है, देखो REPL ये इसको आप एक्सपेंड करोगे तो स्टैंड करता है रीड, एवेल्युएट, प्रिंट एंड लूप के लिए। ठीक है, ये आपका एक इंटरेक्टिव टर्मिनल फॉर टेस्टिंग स्मॉल पीसेस ऑफ कोड, मतलब कि टर्मिनल की तरह है, काम करता है, जिससे आप अपने कोड को मतलब छोटी छोटी चीज़ों को चेक कर सको। मतलब एक तरह से टर्मिनल है जिसमें आप ये छोटी छोटी चीज़ों को परफॉर्म कर सको। जैसे कि आपका ये टर्मिनल खोल लिया आपने, और अगर आप लिखो 10 + 20 तो आपको वो 30 देगा। ठीक है, अगर आप लिखो console.log hello.node.js तो वो उसका आउटपुट देगा, है ना। तो ये क्या है, एक इंटरेक्टिव टर्मिनल फॉर टेस्टिंग स्मॉल पीसेस ऑफ कोड। मतलब कुछ भी नहीं है, जैसे आपका नीचे टर्मिनल होता है ना आपके जैसे, तो आप उसमें जैसे जावास्क्रिप्ट का भी टर्मिनल होता है, तो उसमें आप नीचे ऐसे लिखते हो ना 5 + 2 तो वो आउटपुट दे देता है। तो REPL Node.js के टर्मिनल में भी ये फीचर होता है कि आप वहाँ पे ये छोटी मोटी कमांड्स लिखो तो वो आउटपुट दे दे, है ना। तो Node.js REPL क्या होता है, स्टैंड्स फॉर रीड, एवेल्युएट, प्रिंट, लूप। अगर आपको एग्जिट करना हो तो आप लिखोगे type.exit और प्रेस Ctrl+D, आपको वो टर्मिनल को एग्जिट करना हो तो। ठीक है, अब आते हैं कॉलबैक्स पे। कॉलबैक्स क्या होते हैं Node.js में, ये आपका इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। देखो, कॉलबैक इज़ अ फंक्शन पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट टू अनदर फंक्शन। कॉलबैक मतलब ऐसा होता है कि आप किसी एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहे हो, एग्जीक्यूटेड आफ्टर एन सिंक्रोनस टास्क इज कंप्लीट। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे देखो एक फंक्शन है, फंक्शन एनिमल, है ना, है। फंक्शन एनिमल में हम प्रिंट करवा रहे हैं ओ में शेर रोर। ठीक है, और में शेर रोर। और एक फंक्शन है आपका फंक्शन लायन, उसमें आप ऊपर वाले फंक्शन को पास कर रहे हैं और प्रिंट करवा रहे हैं मुझे क्या, मैं बता। ठीक है, और इसके अंदर आप ऊपर वाले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से तो आपने ले लिया इसको अंदर, तो आप इससे यूज़ कर सकते हो ऊपर वाला। अब बाहर आके क्या किया आपने, लोयन एनिमल वाला फंक्शन कॉल कर दिया, तो ये जाएगा और यहाँ जाएगा पहले। ठीक है, फिर ये प्रिंट करा देगा मुझे क्या, मैं तब तक हूँ। ठीक है, और फिर जाएगा एनिमल पे और एनिमल वाले फंक्शन को कॉल कर देगा और मैं शेर रोर। ठीक है, तो इसने क्या किया, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन पास कर दिया और फिर दूसरे फंक्शन को कॉल करके पहला वाला फंक्शन को कॉल कर दिया। तो यही होता है कॉल बैक की, इट इज़ अ पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट, ए फंक्शन पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट, ये रहा एज आ आर्ग्यूमेंट पास कर दिया एक फंक्शन में और उसको फिर कॉल कर दिया। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। अब देखो व्हाट इज़ रेस्टफुल API। तो देखो रेस्टफुल API इज एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस दैट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट, मतलब कि रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र। तो रेस्टफुल API मतलब कि ये होता है कि आप कुछ चीज़ों को कर सको, जैसे कि रेस्ट इज़ एन आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर फॉर बिल्डिंग वेब सर्विसेज दैट यूज स्टैंडर्ड HTTP टू परफॉर्म ऑपरेशन और रिसोर्स। मतलब कि कोई भी ऑपरेशन करना है आपको किसी रिसोर्सेज पे तो आप कर सको, जैसे आप आगे समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा। हियर इज़ अ क्विक ब्रेक डाउन। रिसोर्स, दीज आर ऑब्जेक्ट्स और डाटा यू आर वर्किंग विथ, है ना, जैसे यूज़र्स, टास्क हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए, तो ये तो मतलब कि एक तरीके से डाटा है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो। दे आर आइडेंटिफाई बाई इनकी एक यूनिक URL होती है ना। और फिर इसके अंदर आते हैं HTTP मेथड, जिसमें आपके पास 4 टाइप के होते हैं। गेट, जिसमें से आप जैसे आपको किसी की कुछ डाटा चाहिए हो तो आप गेट यूज़ करते हो। पोस्ट, आपको कोई न्यू डाटा बनाना हो तो पोस्ट यूज़ करते हो। पुट यूज़ करते हो तो अपडेट एग्जिस्टिंग डाटा, और डिलीट यूज़ करते हो तो रिमूव डाटा। ठीक है, तो रेस्टफुल API आपको इस फंक्शनलिटीज़ के साथ प्रोवाइड कर देता है जिससे आप ये सब चीज़ें कर सको। मतलब रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र, मतलब कि आपको चीज़ों को ट्रांसफ़र करना हो, इधर उधर डाटा चाहिए हो, है ना। तो अब देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ रेस्ट API। ठीक है, तो पहली प्रिंसिपल क्या है इसकी, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। मतलब कि इन रेस्टफुल API द क्लाइंट
मतलब कि यूजुअली ब्राउज़र और मोबाइल ऐप जो आपको चीज़ें दिखती हैं तो वो कम्युनिकेट करते हैं सर्वर से। जैसे आपको जो सामने चीज़ें दिख रही हैं वो चीज़ें कम्युनिकेट करेंगे एक सर्वर से, ठीक है। तो द क्लाइंट एंड सर्वर आर इंडिपेंडेंट एंड इंटरेक्ट ओवर नेटवर्क यूजिंग HTTP। मतलब कि क्लाइंट से आप जो रिक्वेस्ट भेजते हो ना वो HTTP का यूज़ करके सर्वर तक जाती है ना। तो ये क्या करता है, रेस्ट API, HTTP रेस्ट API का तो पार्ट है। तो रेस्ट API क्या करता है, ये उस चीज़ में मदद करता है कि आप सर्वर टू क्लाइंट में एक कनेक्शन मेंटेन करके रखो। तो दिस सेपरेशन मीन्स दैट द सर्वर कैन फोकस ऑन प्रोवाइडिंग डाटा एंड सर्विसेज व्हाइल क्लाइंट हैंडल द यूज़र इंटरफेस, है ना। अब आता है दूसरा कि ये स्टेटलेस है। That means कि each API request from client to server must contain all the information needed for the server to process it। तो कि क्या होता है कि जब आप क्लाइंट से सर्वर पे कुछ डाटा भेजते हो तो वो डाटा एक प्रॉपर सारी इंफॉर्मेशन का कंसिडर करना चाहिए जिससे कि सर्वर काम कर सके। और क्या होता है कि सर्वर कुछ भी डाटा को स्टोर नहीं करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू रिक्वेस्ट डाटा अबाउट अ यूज़र, द रिक्वेस्ट मस्ट इंक्लूड ऑल द नेसेसरी डिटेल्स। मतलब कि आपको किसी यूज़र की डिटेल चाहिए हो किसी डाटा से, तो आपकी जो भी मेन चीज़ है जिससे वो डिटेल आ सकती है वो जानी चाहिए क्लाइंट से सर्वर पे। जैसे कि आप किसी यूज़र का डाटा चाहिए तो आपको यूज़र ID देनी पड़ेगी। तो आपने यूज़र ID दी सर्वर से टू मतलब वो रिटर्न करे अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, तो ठीक है, वो आपको वापस डाटा दे देगा जो आपको चाहिए और सर्वर उस डाटा को कहीं भी स्टोर नहीं रखेगा, ठीक है। फिर यूनिफॉर्म इंटरफेस, रिसोर्सेज इन द रेस्टफुल API आर आइडेंटिफाई बाई URL। मतलब कि एक स्पेसिफिक URL होती है किसी भी पेज पे नेविगेट करने की, किसी भी सर्वर का कोड का जो भी होता है उसको करने की, ठीक है, आइडेंटिफाई करने की। डैट मीन्स मतलब कि रिसोर्स इन रेस्टफुल API आर आइडेंटिफाइड बाई अ URL। द API शुड प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट एंड स्टैंडर्डाइज्ड इंटरफेस फॉर इंटरेक्टिंग विद रिसोर्सेज, ठीक है। तो मतलब कि स्टैंडर्ड HTTP मेथड्स लाइक गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट आर यूज टू इंटरेक्ट विद रिसोर्सेज मेकिंग इट ईजी फॉर डेवलपर्स टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ये सब ठीक है। मतलब कि ये होता है कि आप जैसे क्लाइंट साइड हो तो आप सर्वर पे कोई भी रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो वो एक आइडेंटिफाइड होती है भैया यूनिफॉर्म रिसोर्स एंड आइडेंटिकेटर्स, जैसे कि आपको ऊपर URL दिखती है ना, तो वैसे। फिर है कैचेबिलिटी, मतलब कि आपके पास एक वो होता है मतलब आपके पास एक राइट होता है कि आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो कि ब्राउज़र थोड़ी देर के लिए स्टोर करके रखे तो आपके पास वो फ्रीडम होता है। दैट मीन्स responses फ्रॉम द सर्वर में इंक्लूड इन्फॉर्मेशन अबाउट वेदर द डाटा कैन बी कैच्ड फॉर फ्यूचर यूज और नॉट। तो दिस हेल्प्स इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस बाय रिड्यूसिंग द नीड टू रिपीटेड रिक्वेस्ट। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेदर, the response might include cache control header to tell the client to server store the data for a short period to avoid unnecessary request। इसका मतलब है कि आपके पास सर्वर से आपके पास ये डाटा जाता है कि आपको जो डाटा है वो आपको स्टोर करके रखना है ब्राउज़र में थोड़ी देर के लिए नहीं। तो अगर जैसे आपको वेदर की इन्फॉर्मेशन है तो आपको प्रीवियस रिकॉर्ड्स चाहिए होता है, आप नहीं चाहते कि वो प्रीवियस रिकॉर्ड हट जाए वहाँ से, अब जिससे आपको रिकॉर्ड रखना हो एक, तो आपका सर्वर वो इन्फॉर्मेशन भेजेगा कि आपको डाटा कैच करना है, फ्यूचर के लिए नहीं करना। अगर आपके सर्वर की तरफ से इन्फॉर्मेशन आती है कि कैच करना है तो क्या होगा, वो स्टोर रहेगा। तो इससे क्या होता है कि मतलब बार बार हमको जैसे हमें नए डाटे पे आ गया, अब हमें पुराना डाटा चाहिए हो तो हमें बार बार दोबारा से वो टास्क नहीं करना होगा, हमारे पास प्रीवियस चीज़ें स्टोर रहेंगी तो हम इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर अब है लेयर्ड सिस्टम। तो रेस्टफुल API एक मल्टीपल लेयर सिस्टम है। दिस कुड इंक्लूड थिंग्स लाइक लोड बैलेंसर, प्रॉक्सीज और फायरवॉल्स टू इम्प्रूव स्केबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ एप्लीकेशन। मतलब इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं जिसमें बहुत सारी
थिंग्स इंक्लूड हो सकती हैं जो लोड को बैलेंस करे, और जैसे बीपिन वगैरह, प्रॉक्सीज वगैरह, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब लेयर बाई लेयर होता है जिससे बहुत सारा डाटा को एक साथ एफिशिएंटली स्टोर कर सके और सिस्टम की स्केबिलिटी और सिक्योरिटी को बढ़ा सके। ठीक है, तो इसमें आपने क्या क्या पढ़ा कि रेस्टफुल एपीआई क्या क्या करता है। पहला तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को मेंटेन रखता है। ठीक है, फिर स्टेटलेस होता है, मतलब कि कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करता है। और फिर एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है, उसकी कैचेबिलिटी होती है कि उसके पास सर्वर से रेस्पॉन्स सेंड कर सकता है कि कौन सा डाटा उसको स्टोर करना है फॉर फ्यूचर और नॉट। और लेयर्ड होता है, मतलब सेवरल चीज़ें लेयर बाई लेयर वो स्टोर करता है जिससे स्केबिलिटी मेंटेन रहे। अब है HTTP मेथड्स इन API। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब इनको एक एक पढ़ लेते हैं, जो ये कमांड्स हैं, जैसे गेट, पोस्ट, अपडेट और डिलीट। तो देखो, गेट क्या होता है, रिट्रीव और फेच डाटा फ्रॉम सर्वर, है ना। गेट क्या करता है, इसको अगर कोई डाटा चाहिए होता है तो वो सर्वर से फेच कर लेता है। इफ़ यू वांट टू गेट द लिस्ट ऑफ यूज़र फ्रॉम अ डाटाबेस और रिट्रीव अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, तो तुम गेट का यूज़ कर सकते हो, है ना, जब तुम्हें कुछ चाहिए हो। एग्जाम्पल गेट, फिर इसको मतलब लिखते कैसे, एक तरीके से इसका एग्जाम्पल कि आपको यूज़र रिट्रीव्स में से यूज़र चाहिए हो, तो आप कैसे लिखोगे, गेट/यूज़र रिट्रीव्स ऑल यूज़र्स, है ना। अब अगर आपको कमांड से लिखने हो URL से, आप कैसे लिख सकते हो, गेट HTTPS, ठीक है, ये ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गई, /API example.com, और आपको यूज़र्स आपने वहाँ से ले लिए, है ना। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ऐसी पोस्ट की कमांड होती है। पोस्ट किस लिए यूज़ होता है, क्रिएट अ न्यू रिसोर्स ऑन द सर्वर, है ना। तो इसका यूज़ केस क्या है, यूज टू सबमिट डाटा दैट शुड बी प्रोसेस्ड बाय द सर्वर। जैसे आपको न्यू डिटेल क्रिएट करनी हो, जैसे आपने लिखा post/यूज़र क्रिएट्स अ न्यू यूज़र, ठीक है, यूज़र क्रिएट में एक न्यू यूज़र क्रिएट हो गया है, तो पोस्ट वो उस URL पे गया और वहाँ जाके उसने एक न्यू यूज़र क्रिएट कर दिया विद स्पेसिफिक नेम एंड स्पेसिफिक ईमेल ID। ठीक है, ये काम होता है आपका पोस्ट का। ठीक है, अब है आपका पुट। पुट क्या करता है, रिप्लेस और अपडेट एन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज ऑन द सर्वर, मतलब कि आपके सर्वर पे कुछ ऐसा कोड है जिसको इसको अपडेट करना, तो आप पुट का यूज़ कर सकते हो। तो इफ़ यू वांट टू अपडेट द इंफॉर्मेशन फॉर अ स्पेसिफिक यूज़र, एग्जाम्पल कैसे कर सकते हो, पुट यूज़र, पुट/यूज़र/1 अपडेट्स द यूज़र विद, मतलब कि जो इसके अंदर जो यूज़र है विद ID 1, उसकी डाटा अपडेट हो जाएगा। कैसे, पुट स्लैश ये उसका एड्रेस, और फिर उसकी इसके अंदर यूज़र्स के अंदर जिसकी ID 1 है उसका डाटा अपडेट हो जाएगा, और अपडेट होके हो जाएगा नेम जोन हो जाएगा, ईमेल हो जाएगा न्यू ईमेल। ठीक है, तो ये काम होता है पुट का, मतलब कि एग्जिस्टिंग डाटा को अपडेट कर रहा है ना। अब होता है पैच। पैच क्या होता है, पार्शियली अपडेट एन एग्जिस्टिंग रिसोर्स। इसका यूज़ क्या होता है, व्हेन यू डोंट वांट टू रिप्लेस द एंटायर रिसोर्स, मतलब आपको पूरा रिसोर्स को एंटायरली नहीं चेंज करना हो। जैसे यहाँ पे आपने किया, नेम भी किया और ईमेल भी किया, और सबके पास नेम और ईमेल ही था, पर आपको यहाँ पे नेम और ईमेल को नहीं करना, सिर्फ ईमेल को करना है, तो पार्शियली अपडेट करना है ना। तो आपने क्या किया, सेम वो पैच वाली वो तो लाइन तो ठीक है ना, तो आपने इसमें लिया ओनली द यूज़र्स ईमेल, है ना। तो आपने क्या किया, पैच और वो एड्रेस, उसकी ID, और आपने फिर ईमेल डाल दी नई वाली जो आपको अपडेट करनी हो। ठीक है, पैच का काम ये होता है। और ये इसकी सिंटेक्स है, देखो सिंटेक्स तो आपको समझ के देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे ये हो रहे हैं। तो आप एक बार पढ़ोगे, 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको सिंटेक्स भी याद हो जाएंगे कि कैसे कैसे हम ये कमांड्स करते हैं, गेट, पुट, पैच, है ना। और नोट से देख लेना, और इनको अच्छे से देख लेना कि कैसे कैसे हम ये कमांड्स ऑपरेट करती हैं। ओके, अब चलते हैं डिलीट पे। डिलीट का तो देखो आपको नाम से पता लग रहा होगा कि ये किसी रिसोर्स को डिलीट करने का काम करती है फ्रॉम सर्वर। जैसे आपको इफ़ यू वांट टू डिलीट ए स्पेसिफिक यूज़र, तो आप क्या लिख सकते हो, डिलीट/यूज़र, पहले आपने वहाँ तक नेविगेट हुए, फिर जो यूज़र ID विद 1 है उसको डिलीट कर दोगे। एग्जाम्पल स्लैश वो पूरा और यूज़र ID 1, है ना। अब देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं ऑफ अ रेस्टफुल API इन Node.js। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, वी आर बिल्डिंग अ सिंपल टू डू लिस्ट API
जिससे हम HTTP मेथड्स को समझ सकें, पुट, पैच, ये सब, डिलीट। तो देखो पहले पावर लाइन में हमने क्या किया, एक्सप्रेस को रिक्वायर किया जिससे हम HTTP रिक्वेस्ट वगैरह को यूज़ कर सके, पोर्ट को रन कर सके। ठीक है, कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस। फिर ऐप में हमने एक्सप्रेस डाल दिया और एक पोर्ट ले लिया जिसके ऊपर आपका ये कोड रन करेगा। फिर आपने एक वेरिएबल लिया, सिंपल डाटा डाल दिया उसमें कि ID ये है, टास्क ये है, सिंपल ये डमी डाटा। ठीक है, फिर आपने एक मिडलवेयर यूज़ किया जो कि इसको वो रिक्वेस्ट को कनेक्ट करेगा विद जेसन एंड ये सब, है ना। तो इसने एक मिडलवेयर टू पार्स जेसन बॉडीज़ के लिए app.use express.json यूज़ किया। ठीक है, फिर आपको फैच करनी है टू डूज़। तो आप क्या यूज़ करोगे, जब आपको फैच करना होता है तो आप क्या यूज़ करते हो, गेट। तो आपने लिखा app.get/to-dos। टू डूज़ के अंदर से जब रिक्वेस्ट आएगी तो रिस्पॉन्स क्या जाएगा, रिस्पॉन्स जो जेसन टू डूज़, तो मतलब उसके अंदर जो भी टास्क थे वो जेसन फॉर्मेट में रिटर्न हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपका सारे टू डूज़ वाले जो उसके अंदर हैं वो गेट हो जाएगा। अब आपको अगर करना हो फैच कोई या सिंगल टू डू, है ना, तो आप उसकी ID से कर सकते हो। जैसे app.get, इसमें तो आपने सिर्फ टू डूज़ लिखा था, इसमें आपने स्लैश लगा के ID लिख दी। फिर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कॉन्स्ट टू डू डॉट फाइंड, आपने उस ID से जो ID पास की गई है उस ID से वो टू डू फाइंड किया, और फिर अगर टू डू है तो फिर रिटर्न कर दिया, एल्स टू डू नहीं है तो टू डू नॉट फाइंड। ठीक है, तो ये तरीका है आपका किसी टू डू को फाइंड करने का। कैसे लिखा आपने, टू डू डॉट फाइंड टी जो ID दी थी और रिक्वेस्ट params.id। ठीक है, अब है पोस्ट, कि आपको कोई न्यू टू डू क्रिएट करना हो तो आप कैसे करोगे, app.post टू डूज रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, फिर न्यू टू डू, एक वेरिएबल लिया कॉन्स्ट न्यू टू डू, उसकी ID डाली कुछ स्पेसिफिक। ठीक है, और उसका टास्क डाला, जो रिक्वेस्ट मतलब जो रिक्वेस्ट आ रही है वहाँ से जो भी उसने टास्क दिया था वो डाला, और फिर टू डूज़ में वो न्यू टू डू पुश कर दिया। ठीक है, फिर वो जेसन फॉर्मेट में पास कर दिया, रिटर्न कर दिया। अब है कि आप पुट कैसे यूज़ करते हो। तो पुट क्या होता है, कोई एग्जिस्टिंग टू डू है जो पहले से कोई टू डू पड़ा है, अगर आपको वो अपडेट करना हो तो आपने क्या किया, app.put-to-do, मतलब कोई स्पेसिफिक ID होगी उसी को लेके तो आप अपडेट करोगे। तो कॉन्स्ट टू डू में आपने पहले तो वो टू डू फाइंड किया, कर लिया फाइंड। अगर टू डू है तो टू डू डॉट टास्क रिक्वेस्ट डॉट बॉडी टास्क, मतलब जो नई रिक्वेस्ट आई है जो इस टास्क उसमें डालना है तो वो डाल दिया, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी टास्क जो यहाँ से रिक्वेस्ट में आ रहा है नया टास्क। ठीक है, और फिर उसको रिटर्न कर दिया, जेसन रेस्ट डॉट जेसन टू डू, एल्स टू डू नॉट फाइंड। ठीक है, पुट देख लिया आपने, पोस्ट देख लिया, गेट देख लिया। अब देखते हैं डिलीट। तो डिलीट में क्या करते हैं, आपको कोई टू डू डिलीट करना हो जिससे किसी ID से करोगे तो ऐप डिलीट टू डू /ID रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, आप उस टू डू को पहले तो फाइंड करोगे। ठीक है, अगर इंडेक्स जो है वो नॉट इक्वल टू 1 है, मतलब टू डू है उसमें, तो क्या हुआ, टू डू डॉट स्प्लाइस इंडेक्स कोमा 1, मतलब वो वहाँ से हटा दिया, और फिर एक रेस्पॉन्स सेंड कर दिया कि टू डू डिलीट हो चुका है, नहीं तो फिर टू डू नॉट फाइंड। ठीक है, तो स्प्लाइस हो गया उसको हटाने के लिए वहाँ से। अब फिर इसको एक पोर्ट पे लिसन कर लिया जिससे ये चल सके, तो टू डू लिसनिंग एट लोकल होस्ट, आप ये मतलब $साइन यूज़ करते हैं हम, जिससे जो पोर्ट नंबर है वो एग्जैक्टली यहाँ पे प्रिंट हो जाए, तो ये प्रिंट कर देगा जिस पोर्ट पे रन कर रहा हो। तो देखो समरी क्या था इस सब का, गेट किसने क्या काम किया, रिट्रीव डाटा। पोस्ट ने क्या किया, एक न्यू टू डू क्रिएट किया। पुट ने क्या किया, एक स्पेसिफिक ID वाले टू डू में जो रिस्पॉन्स आ रहा है वहाँ से जो नया टू डू आ रहा है उसको अपडेट कर दिया। पैच क्या करता है, पार्शियली अपडेट करता है, और डिलीट करता है, रिमूव ही कर देता है पूरा। ठीक है, तो ये सब काम था आपका इन सब का। अब देखो, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं Node.js विद MongoDB। MongoDB किस लिए काम आता है, जैसे बहुत सारा डाटा होता है तो उसको कैसे एक साथ रखें स्केलेबिलिटी बनाने के लिए। तो MongoDB के अंदर मेन चीज़ जो है वो आपके CRUD ऑपरेशंस हैं और की कंसेप्ट्स हैं कुछ। तो देखो, Node.js and MongoDB are commonly used together to build fast and scalable web applications
ठीक है। अब मोंगो डीबी और नोड.जेएस कैसे इंटीग्रेट हो सकते हैं साथ में, ये देखते हैं। पहली बात तो मोंगो डीबी एक नो एसक्यूएल है, मतलब कि डॉक्यूमेंट बेस्ड है डेट स्टोर डाटा इन बाइनरी जेसन, मतलब कि उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, बाइनरी जेसन फॉर्मेट में वो डाटा को स्टोर कर लेता है, जैसे जेसन वगैरह होता है ऐसे ही। और नोड.जेएस तो आपको पता ही है, इट इज़ यूज फॉर बिल्डिंग सर्वर साइड एप्लीकेशंस। इट वर्क्स वेल विद MongoDB, enabling बिल्डिंग ऑफ एप्लीकेशन विद बैकएंड डाटा हैंडलिंग। अब देखो MongoDB का जो वो डाटा स्टोर कैसे होता है, तो MongoDB पहले हमने पढ़ लिया कि ये स्टोर करता है डाटा BCN में, मतलब बाइनरी जेसन में, ठीक है। तो की और वैल्यू के साथ स्टोर होता है, जैसे डिक्शनरी होती है ना आपकी, कोई स्पेसिफिक की होती है और उसके आगे कोई वैल्यू होती है, ऐसे ही आपका MongoDB होता है। तो कलेक्शन ग्रुप रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड डाटाबेस कंटेन मल्टीपल कलेक्शंस, ठीक है। ईच डॉक्यूमेंट इन MongoDB हैज़ अ यूनिक आईडी फील्ड, हर एलिमेंट की एक यूनिक आईडी होती है। और इसमें होते हैं कर्ड ऑपरेशन। कर्ड ऑपरेशन मतलब थोड़े बहुत सिमिलर होते हैं आपके वही गेट पुट इन सबसे देख लेते हैं एक बार, आपको और समझ आ जाएगा। कर्ड ऑपरेशन मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, ठीक है। तो पहले है आपका क्रिएट। क्रिएट में आप क्या कर सकते हो, आप एक भी इंसर्ट कर सकते हो और मैनी भी इंसर्ट कर सकते हो, मतलब कोई नया डेटाबेस रिकॉर्ड बना के उसको इंसर्ट करना हो आपको, तो क्रिएट इंसर्ट वन का क्या करता है, सिंगल डॉक्यूमेंट को। इंसर्ट मैनी क्या करता है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को। तो कैसे कर सकते हो आप, जैसे कोई डीबी है तो डीबी रिकॉर्ड्स, डीबी में इंसर्ट वन मतलब सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आपको इंसर्ट करना हो, तो आपने क्या किया, नेम मार्क्स, ये मतलब ये फॉर्मेट है उसका, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट होगा, जैसे आपको किसी बच्ची की डिटेल्स डालनी है या, तो फिर क्या करा आपने, नेम मार्क्स, एज डाल दी, उसकी स्पीसीज़ डाल दी, उसका ओनर एड्रेस डाल दिया, है ना। तो ये इंसर्ट करने के लिए होता है क्रिएट वाला। अब होता है आपका रीड। रीड मतलब आपको रीड करना हो सिर्फ, तो अगर फाइंड यूज़ कर रहे हो तो रिट्रीव्स मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन फिल्टर। अगर कोई फाइंड वन यूज़ कर रहे हो तो रिट्रीव्स अ सिंगल डॉक्यूमेंट दैट मैचेस द फिल्टर, ठीक है। अब कैसे लिखते हो इसको आप, db.record db में से आप फाइंड कर रहे हो स्पीसीज़, जिसकी स्पीसीज़ डॉग है, वो सब आपको ये दे देगा। तो ये आपने यूज़ किया सिर्फ फाइंड, मतलब कि इसमें जो चीज़ हम फाइंड कर रहे हैं ना, बहुत सारी चीज़ों की हो सकती है, पर अगर फाइंड वन है तो मतलब कि एक ही का होगा। मतलब आईडी से अगर फाइंड करें कि जिसकी आईडी वन है वो दे दो मुझे, तो वो तो एक ही होगी ना, क्योंकि सबकी आईडी यूनिक होती है। पर यहाँ पे क्या है, हमने स्पीसीज़ यूज़ किया है, तो मतलब डॉग मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। अब है अपडेट। अपडेट में भी वही है कि अपडेट वन करना है आपको, अपडेट मैनी करना है। अपडेट वन क्या होगा कि कोई सिंगल डॉक्यूमेंट को अपडेट कर रहे हो जो मैच कर रहा है फिल्टर। अपडेट मैनी मतलब कि एक से ज़्यादा को कर रहे हो। रिप्लेस वन मतलब रिप्लेस कर रहे हो किसी पुराने को नए से। कैसे कर सकते हैं, देखो db.record अपडेट वन करना है, मतलब आपको कोई अब एक अपडेट करना है, तो आपने क्या करा, नेम मार्क्स, जिसमें नेम सेट कर दिया मार्क्स, और सेट ओनर एड्रेस, ये मतलब जिसका नेम मार्क्स है उसका आपने ओनर एड्रेस चेंज कर दिया, और कॉफ़ी स्टेशन, ये मतलब आपका ना ओनर, एक तरीके से जिसका नेम मार्क्स है उसका आपने ओनर एड्रेस चेंज कर दिया। तो आपने क्या किया, अपडेट वन किया, है ना। तो ये हो गया आपका अपडेट। अब है आपका डिलीट। डिलीट भी वही होता है कि डिलीट वन मतलब एक डिलीट करना हो, डिलीट मैनी मतलब एक से ज़्यादा करना हो। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, db.record db.delete, जिसका नेम मार्क्स है उसको आपने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क्स भी डिलीट हो गया, यहाँ पे मार्क्स को अपडेट किया, फिर मार्क्स को यहाँ से हटा ही दिया, ठीक है। पहले मार्क्स बनाया इंसर्ट से, फिर मार्क्स को रीड किया, फिर मार्क्स को अपडेट किया, और यहाँ से उसको खल्लास कर दिया। अब देखो मोंगोज कैसे यूज़ कर सकते हो आप इसके अंदर। मोंगोज इज़ लाइक MongoDB को ही मोंगोज बोलते हैं, उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं मतलब उनको मोंगोज बोलते हैं। तो देखो इसमें पढ़ते हैं, आप समझ आ जाएगा। मोंगोज इज़ एन ऑब्जेक्ट डाटा मॉडलिंग लाइब्रेरी फॉर MongoDB। तो एक तरीके से एक लाइब्रेरी है MongoDB के लिए, डेट प्रोवाइड्स हायर लेवल एब्स्ट्रैक्शन टू इंटरेक्ट विद MongoDB ईजिली। तो मतलब MongoDB का ऑपरेशंस को इजी बनाने के लिए हम mongoose का यूज़ करते हैं, और इसके अंदर दो मेन चीज़ होती हैं, स्कीमा और मॉडल्स। स्कीमा क्या होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है डॉक्यूमेंट का,
ठीक है, जैसे कि घर बना रहे हो तो बेसिक स्कीमा बनाओगे ना कि यहाँ पे ये एक रूम होगा, यहाँ दूसरा होगा, तो एक बेसिक स्कीमा। मॉडल होता है प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू इंटरेक्ट विद डाटाबेस। मॉडल इज़ लाइक आपने जैसे डिज़ाइन स्कीमा बना दिया तो फिर उसका आप छोटा सा कोई बिल्डिंग बनानी हो तो छोटी सी मॉडल्स बनाते हो ना, तो वही, तो प्रोवाइड एन इंटरफेस टू इंटरेक्ट विद डाटाबेस। अब इसका एक एग्जांपल है कि मोंगोस कैसे करते हो। तो आपने एक वेरिएबल लिया कॉन्स्ट मोंगोस, उसमें मोंगोस को रिक्वायर कर लिया, स्कीमा भी चाहिए तो कॉन्स्ट स्कीमा, फिर स्कीमा बनाया, है ना, स्कीमा बनाया तो स्कीमा मोंगोस को आपने रिक्वायर कर लिया तो स्कीमा वाले भी फंक्शनलिटीज़ भी इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो आपने स्कीमा क्रिएट करा, कॉन्स्ट स्कीमा इज इक्वल टू न्यू मोंगोस डॉट स्कीमा, ऐसे क्रिएट करते हैं। फिर उसमें स्कीमा में क्या क्या इंक्लूड करना है, नेम करना है, ISBN करना है, ऑथर करना है, पेजेस करना है। तो इसने एक बेसिक स्कीमा बना दिया आपके डेटाबेस का कि वो क्या क्या लेने वाला है, ठीक है। फिर कॉन्स्ट बुक मोंगोस डॉट मॉडल, इसने क्या करा, मॉडल क्रिएट करा, ठीक है। फिर इसमें क्या किया, इसने कॉन्स्ट न्यू बुक इज इक्वल टू न्यू बुक, नेम पास कर दिया, मतलब स्कीमा में जो जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पास कर दी, ठीक है। तो एक तरीके से ये बन गया इसका एक डाटा, ठीक है, ये वाला बन गया एक डाटा। फिर इसको सेव कर दिया, तो मतलब स्कीमा ये हो गया और ये आपका एक मॉडल हो गया जिसमें आपने डाटा पास करा और फिर उसको सेव कर दिया, ठीक है। अब है आपका मोंगूस में डाटा टाइप। कौन कौन से डाटा टाइप यूज़ होते हैं तुम्हारे मोंगूस में। इसमें स्ट्रिंग यूज़ हो जाता है टेक्स्ट और एड्रेस के लिए, नंबर यूज़ हो जाता है, डेट यूज़ होता है डेट के लिए, बूलियन यूज़ होता है ट्रू फॉल्स के लिए, ऑब्जेक्ट आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई ऑटोमेटिकली जनरेटेड फॉर डॉक्यूमेंट्स, एरे लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए, ठीक है। अब मोंगूस की कुछ क्वेरीज होती हैं जैसे फिल्टरिंग यूज़ होता है, जैसे आपको फ़िल्टर करना हो डाटा, जैसे फॉर एग्जांपल db.collection, मतलब कलेक्शन db में से जिसकी एज 30 है वो उनको आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे। शॉर्टिंग मतलब डाटा को शॉर्ट करने के लिए, प्रोजेक्शन मतलब फाइंड करने के लिए, टू रिट्रीव स्पेसिफिक फील्ड्स जैसे यूज़र डॉट फाइंड सेलेक्ट नेम एज, मतलब कि नेम और एज फाइंड कर ली, मतलब वो रिट्रीव कर लिया तो आपके पास नेम आ जाएगी, एज आ जाएगी सिर्फ उस पूरे डॉक्यूमेंट्स में से, ठीक है। अब ये हैं एग्जांपल्स कर्ड ऑपरेशंस के। तो ये है आपका क्रिएट डॉक्यूमेंट के लिए, अपडेट के लिए और डिलीट के लिए, रीड के लिए। कैसे कैसे हम करते हैं, मतलब ये वैसे दिखा रखा। तो आपको जैसे क्रिएट करना हो तो क्रिएट तो आपने ऊपर देखा था, जैसे आपने यहाँ पे क्रिएट करा कॉन्स्ट न्यू बुक इज इक्वल टू न्यू बुक और फिर उसमें जो जो चीज़ें स्कीमा में देनी थी वो पास कर दी। तो इस तरीके से आपकी एक डॉक्यूमेंट बन गया, तो फिर आपने वो सेव कर दिया। अब आपको अगर रीड करना तो कैसे करोगे, जैसे बुक नाम का आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो फाइंड बन मतलब कि एक फाइंड करना होता है जिसमें, तो एक स्पेसिफिक आईडी पास करी जो डुप्लीकेट नहीं हो सकती, और ये एरर/बुक इसलिए जिससे कोई एरर आए तो उसको हैंडल करने के लिए। तो अगर एरर है तो console.log एरर लिख देगा, नहीं तो फिर उस बुक की डाटा को प्रिंट कर देगा। तो इससे क्या करा आपने, फाइंड वन जो ऊपर पड़ा था आपने कि अगर एक फाइंड करना हो यूनिक उससे तो कैसे कर सकते हैं। अब है अपडेट। तो अपडेट वन मतलब किसी एक को अपडेट करना हो, तो बुक डॉट अपडेट वन जिसकी ISBN ये है उसमें पेजेस सेट कर दो 160, ठीक। अब डिलीट करना हो तो बुक डॉट डिलीट वन जिसका ISBN MNG 123 है। तो इसने एक ही ISBN के ऊपर सारे आपको ऑपरेशंस के एग्जांपल लगा के दे दिए। तो एक बार आप ये रीड करना, पहली बार पढ़ रहे होगे तो सिंटेक्स थोड़ा हार्ड लगता है पढ़ने में। जैसे आपने स्टार्टिंग में कोई भी लैंग्वेज सीखी होगी तो आप सोच रहे होगे यहाँ पर सी आउट क्यों लिख रहे हैं, प्रिंट क्यों लिख रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्यों लिख रहे हैं। तो ऐसी ये एक नई लैंग्वेज है तो स्टार्टिंग में थोड़ा आपको अजीब लगेगा, पर आपको जैसे बेसिक चीज़ें पता लग गई, जैसे रीड कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, तो आप कोड थोड़ा समझोगे और एक दो बार लिखोगे तो आपको ऐसे लगेगा नॉर्मल जैसे आपको अभी लगता होगा C और C++, जावा, जो भी आपकी लैंग्वेज पे आपकी कमांड है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि जावा बीन्स क्या होती हैं। तो देखो जावा बीन्स एक स्पेशल जावा क्लास है, ठीक है, जो कि एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करती है। जैसे कोई बड़ी सी चीज़ है और उसको आपने अलग अलग
पार्ट्स में ब्रेक कर दिया और अलग अलग जगह हैं आपको फिट करने की उसे, तो आप जावा बीन को अलग अलग प्रोग्राम्स में यूज़ कर सकते हो इन शॉर्ट। जैसे कि जावा बीन्स एक सेट ऑफ कन्वेंशन कोड हो गया जो कुछ चीज़ों को यूज़ करके बनाया गया है, ठीक है, वो अलग रख दिया आपने, और आपके पास प्रोग्राम्स है और वहाँ पे आपको कहीं कहीं यूज़ करनी है, तो आप जावा बीन्स को उठा के यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ लिखा है adheres to a set of convention making it reusable software, ठीक है। तो जावा बीन्स आर डिज़ाइन टू बी पोर्टेबल, रीयूजेबल और इंटरऑपरेबल, मतलब कि किसी में भी आसानी से इंटरप्रेट हो जाए, वो इंटीग्रेट हो जाए, ठीक है। तो ये एक तरीके से एक जैसे पीस को अलग अलग जगह फिट हो सकता है, वैसे ही जावा बीन्स को अलग अलग प्रोग्राम्स में यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और अब देखते हैं इसकी कन्वेंशन जो ये फॉलो करता है। पहला तो है नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, जिसका मतलब है कि ये एक ऐसा मेथड है जो बिना किसी इनपुट के काम करता है ना। तो क्योंकि इसमें कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं होता, विदाउट पैरामीटर होता है। दूसरा सीरियलाइजेबल, इसका मतलब होता है कि जैसे एक जावा बीन को सेव करना है, ठीक है, या दूसरी जगह भेजना पॉसिबल बनाता है ये इस चीज़ से। तो इट शुड इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल इंटरफेस टू सपोर्ट ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन, मतलब कि वो सेव कर लेता है और दूसरी जगह इधर भेजने के लिए वो इजी बना देता है। जैसे कि सोचो तुम्हारी ड्राइंग एक पेज पे है, अगर तुम्हें उसे दूसरे स्कूल में दिखाना है तो तुम उसका फ़ोटो लेकर जा सकते हो। तो सीरियलाइजेबल उसी तरह जावा बीन को सेफ रखता है ना। और गेटर सेटर मेथड क्या होते हैं? ये एक मेथड है, एक लॉक और की तरह होते हैं कि जो जावा बीन के अंदर की चीज़ें देखने या बदलने में मदद करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको गेटर से आपको चीज़ें आपको गेट करनी हो तो गेट से यूज़ कर सकते हो, सेट करनी हो तो सेट से यूज़ कर सकते हो। अब है कि जावा बीन्स को यूज़ क्यों करें, तो देखो सबसे बड़ा है कि रीयूजेबिलिटी, कि उसको एक जावा बीन को बार बार अलग अलग जगह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पोर्टेबिलिटी, मतलब कि जैसे कि जावा बीन्स जो होते हैं वो एनी प्लेटफॉर्म पर रन कर लेते हैं, जैसे क्रॉस प्लेटफॉर्म, मतलब कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर आराम से रन कर लेते हैं, तो मतलब पोर्टेबल है, ठीक है। फिर है आपका इंटरऑपरेबिलिटी, इसका मतलब है कि जावा बीन्स दूसरी चीज़ों के साथ अच्छे से मिलकर काम कर लेता है, मतलब इंटीग्रेट हो जाता है। ये जैसे लिखा है जावा बीन कैन इंटरेक्ट, मतलब इंटरेक्ट विद अदर कंपोनेंट्स इन अ सिस्टम, ठीक है। फिर है विजुअल मैनिपुलेशन लाइक कि आप उसको विजुअली अच्छे से मैनिपुलेट कर पाओ। देखिए जावा बीन्स कैन बी मैनिपुलेटेड इन बिल्डर टूल्स विच मेक्स इट ईजी फॉर डेवलपर्स, ठीक है। फिर है इसकी, अब है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, मतलब प्रॉपर्टीज़ होता है कि एक जावा बीन के एट्रीब्यूट जो गेटर सेटर्स एसेस होते हैं, है ना, तो वो ही इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। मेथड्स क्या होते हैं इसमें, गेटर और सेटर मेथड्स, ये कोई भी काम करने के लिए पब्लिक मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पब्लिक मेथड्स दैट डिफाइन द इंटरफेस फॉर एसेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग द बीन डाटा, मतलब कि मेथड क्रिएट करना जिससे तुम एसेस कर सको, एक बेसिक फंक्शनलिटी कर सको, ठीक है। फिर होते हैं इवेंट्स। तो इवेंट्स क्या होता है, जो तुम्हें नोटिफाई करने के लिए, जैसे कोई बटन है तो उस पर तुमने क्लिक किया तो क्या जनरेट हो। जैसे सोचो एक बटन दबाने पर एक लाइट ऑन होती है, तो जावा बीन ऐसे ही सिग्नल देता है जब कुछ एक्शन होता है, ठीक है। फिर है टाइप्स ऑफ जावा बीन प्रॉपर्टीज़। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। रीड राइट में क्या होता है, रीड राइट में होता है जो गेटर और सेटर दोनों से काम करता है, मतलब तुम रीड भी कर सकते हो राइट भी कर सकते हो। रीड ओनली में क्या होता है, इट हैज़ ओनली गेटर, मतलब कि तुम बस ले सकते हो उससे, मतलब कि ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ देखी जा सकती, बदली नहीं जा सकती, है ना। राइट ओनली क्या हो गया, सेट, मतलब कि तुम सेट कर सकते हो, मतलब उसे बस लिख सकते हो, है ना। ऐसी प्रॉपर्टी जो डाटा स्टोर किया जाता है जिससे, लेकिन उसे देखा नहीं जा सकता। ओके, ये तो होगी तुम्हारी इसकी प्रॉपर्टीज़। अब आती है तुम्हारा कि एडवांटेजेस क्या होती हैं। एडवांटेजेस है पहला तो कि एक्सपोजर टू अदर एप्लीकेशंस, मतलब कि जो दूसरी एप्लीकेशंस होती हैं उनसे ये इजीली एक्सेस हो सकता है ना। तो जावा बीन्स को और ऐप्स के साथ इजीली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर है इवेंट रजिस्ट्रेशन,
मतलब कि जावा बीन्स इवेंट्स को समझकर काम करता है, जैसे बटन दबाने पर एक्शन लेना, ठीक है, ऐसे। अब फिर है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मतलब जावा बीन्स की सेटिंग चेंज कर सकते हो और सेव भी कर सकते हो ईजीली, है ना। फिर है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी वही जो ऊपर पढ़ा था कि जावा बीन किसी भी कंप्यूटर पे काम करता है, बस जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होना चाहिए, है ना। फिर आता है आपका लाइट वेट। लाइट वेट मतलब कि जावा बीन्स बनाने में आसान और रिसोर्सेज कम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये कम रिसोर्सेज यूज़ करता है ये इसे क्रिएट करने में। अब आती है बात कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो डिसएडवांटेजेस हैं इसकी कि ये चेंज होता रहता है। म्यूटेबल मतलब कि चेंज हो सकता है। तो जावा बीन्स का स्टेट चेंज हो सकता है, जो कभी कभी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है ना। तो ये इसकी इसलिए डिसएडवांटेजेस हो गई। बाकी दूसरा है बॉयलर प्लेट कोड। इसमें क्या है कि जावा बीन्स बनाने के लिए हर प्रॉपर्टी के लिए गेटर और सेटर लिखने पड़ते हैं, ठीक है, जो बहुत लंबा कर देता है, कोड को बोरिंग कर देता है। तो इसलिए ये एक उसकी डिसएडवांटेजेस हो गई, ठीक है। फिर आते हैं कि जावा बीन्स लाइफ साइकिल पे। तो इसकी लाइफ साइकिल क्या है? इसकी लाइफ साइकिल है कि पहले तो ये बनता है, ठीक है, इट क्रिएट्स द बीन इंस्टेंस। फिर उसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन डाले जाते हैं, मतलब जो जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो इंजेक्ट की जाती हैं, मतलब एक तरीके से पावर दी जाती है, ठीक है। फिर इनिशियलाइजेशन होता है, मतलब कि रेडी होता है वो, ठीक है। जावा बीन अपनी सेटिंग्स करता है और काम करने के लिए रेडी होता है, मतलब जो जो उसे चाहिए होता है वो सब। फिर होता है बंद हो जाता है। तो एक तरीके से क्या हुआ, पहले वो इंशेंशिएट हुआ, ठीक है, फिर उसमें जो जो डिपेंडेंसी डालनी थी वो हुई, फिर जो जो उसे टास्क करने वो डले, और फिर वो डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। अब इस जैसे ये एक जावा बीन का कोड है, इसमें इसने ये इंपोर्ट किए और फिर इसको डिस्क्राइब कर दिया। तो इस कोड को कंपाइल करके एक जार फाइल में क्या वो होता है पैक, है ना। तो जार फाइल को फिर एक बिल्डर टूल में लोड करके करते हैं और फिर चलाते हैं। तो इससे क्या हुआ, मतलब कि इसको एक जार फाइल में किया, फिर लिखा है द कंपाइल्ड जावा बीन कैन बी पैकेज्ड इन अ जार फाइल विच कैन बी लोडेड इनटू अ बिल्डर टूल, ठीक है। तो यहाँ आपका ख़त्म हो जाता है जावा बीन्स। अब देखो ईजेबी क्या होता है। ईजेबी जो एक इज स्पेसिफिकेशन प्रोवाइडेड बाई सन माइक्रो सिस्टम्स, ठीक है, जो इसका नाम हम भी और एक अलग दिया। तो मतलब ये एक मैजिक टूल किट है जो बड़ा और पावरफुल सॉफ्टवेयर बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। इसका काम है कि डेवलपर का काम आसान करना, ताकि उन्हें बस इम्पोर्टेंट चीज़ें बनानी पड़े, ठीक है। जैसे कि इट अलाउज डेवलपर टू फोकस ऑन बिजनेस लॉजिक विदाउट डीलिंग विद कॉम्प्लेक्स सिस्टम लेवल सर्विसेज। तो मतलब कि बस मेन चीज़ें जो है ना वो उस पर फोकस करे और बाकी चीज़ें ना देखे, तो काम आसान बना दे, इसलिए इसका यूज़ करते हैं। और ये बिजनेस मॉडल पे ज़्यादा वेस्ट होता है, ठीक है। इसका काम क्या है, देखो इसका काम होते हैं ये कि पहला है लाइफ साइकिल मैनेज करता है, मतलब कि कब स्टार्ट करना है और कब बंद करना है, कंटेनर डिसाइड करता है, ठीक है, जैसे कि एक रोबोट को स्टार्ट और स्टॉप करना। फिर है सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी मतलब ईजेबी डाटा को सेफ रखता है, जैसे एक लॉक और की सिस्टम, है ना। अगर कोई अननोन पर्सन रोबोट का बटन दबाए तो वो काम नहीं करेगा, ऐसे। फिर है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, मतलब पैसे या डाटा के एक्सचेंज को सही और सिक्योर बनाता है, ठीक है। फिर है आपका ऑब्जेक्ट पूलिंग, मतलब एक ही काम के लिए एक ही ऑब्जेक्ट को बार बार यूज़ कर सकते हैं, नई ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो मतलब इसका क्या क्या काम हुआ ईजेबी का, कि ये पहले तो लाइफ साइकिल को मैनेज करता है, ठीक है, फिर सिक्योरिटी को मेंटेन रखता है, और फिर ट्रांजैक्शन मैनेज करता है, एंड ऑब्जेक्ट पूलिंग मतलब एक ही चीज़ को बार बार यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। अब है कि व्हेन टू यूज़ एंटरप्राइज जावा बीन, हमें कब यूज़ करनी चाहिए। देखो जब जब हमें चाहिए होता है रिमोट एक्सेस इज़ नीडेड, मतलब कि जब अलग अलग कंप्यूटर लोकेशन से काम करना हो तब, ठीक है। फिर जहाँ स्केबिलिटी इम्पोर्टेंट हो, मतलब कि लोड बैलेंसिंग और फेल ओवर करना हो, मतलब कि ईजेपी एप्लीकेशन सपोर्ट लोड बैलेंसिंग, क्लस्टरिंग एंड फेल ओवर मैकेनिज्म। अगर एक रोबोट थक गए तो दूसरा रेडी रहे, ऐसा, है ना। फिर है बिजनेस लॉजिक नीड्स टू बी एनकैप्सुलेटेड। अब है कि प्रेजेंटेशन और डाटा स्टोरेज से बिजनेस लॉजिक को अलग बनाता है ये,
जैसे कि एक टॉय को डिज़ाइन और उसकी पैकेजिंग अलग संभालता है ना। डैट मीन्स कि EJP एप्लीकेशन सेपरेट्स बिजनेस लॉजिक फ्रॉम प्रेजेंटेशन और परसिस्टेंस लेयर्स, मेकिंग देम मोर मॉड्यूलर। ठीक है, अब आते हैं EJP के आर्किटेक्चर पे। इसका आर्किटेक्चर क्या होता है? देखो, इसमें पहले तो होता है एक सर्वर। ठीक है, EJP का एक सर्वर होता है, मतलब कि ये एक तरीके से EJP का घर है जो सारे काम मैनेज करता है। ठीक है, फिर आते हैं EJP क्लाइंट पे। ठीक है, जो इंसान मतलब यूज़र EJP से बात करता है, एग्जांपल जो रोबोट है जैसे, तो उसका कंट्रोल जो लेता है, मतलब सर्वर तो सारा काम करेगा और EJP क्लाइंट मतलब जो उसको यूज़ कर रहा है। फिर है EJP कंटेनर, ये एक बॉक्स है जो EJP का लाइफ साइकिल, सिक्योरिटी, ट्रांजैक्शन को संभालता है। मतलब यही कंटेनर है जो ये सारी चीज़ों को संभालता है, लाइफ साइकिल, सिक्योरिटी, ट्रांजैक्शन, है ना। अब आता है आपका कंपोनेंट, ये है जो असली काम करता है, जैसे इंजन की तरह है ये। जैसे लिखा हुआ है द जावा क्लास दैट इम्प्लीमेंट्स द बिजनेस लॉजिक, इट मस्ट इम्प्लीमेंट इंटरफेसेस सच एज रिमोट इंटरफेस। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ EJP कंपोनेंट्स पे। तो इसके होते हैं 4 टाइप्स: स्टेटफुल, स्टेटलेस, एंटिटी एंड सिंगलटन। तो स्टेटफुल क्या होता है? दीज मैनेजेस टास्क दैट रिक्वायर स्पेसिफिक डाटा विच नीड्स टू बी रिटेन्ड बिटवीन मेथड्स। ठीक है, मतलब कि उनको ज़रूरत होती है बार बार उन चीज़ों की, मतलब ये चीज़ों को याद रखता है ना। जैसे कि शॉपिंग कार्ट इन एन ऑनलाइन स्टोर, मतलब शॉपिंग कार्ट जो तुम्हारी सारी आइटम्स को याद रखता है ना। करेक्टरिस्टिक क्या है इसकी? दिस मेंटेन स्टेट इन्फॉर्मेशन बिटवीन मेथड कॉल्स टिपिकली यूज्ड फॉर प्रोसेस दैट स्पैन मल्टीपल स्टेप्स, दे आर डिस्ट्रॉयड व्हेन द क्लाइंट और द सर्वर डिटरमाइंस इट इज़ नेसेसरी। ठीक है, मतलब ये चीज़ों को स्टोर रखता है तुम्हारी। स्टेटलेस में क्या होगा? उसका उल्टा कि उसको ज़रूरत नहीं होती वो सब रखने की, जो कुछ भी याद नहीं रखता है, बस काम करता है। जैसे कैलकुलेटर जो होता है वो बस तुम्हारे दिए नंबर को सोल्व करता है, कुछ स्टोर नहीं करता। ठीक है, तो दे डू नॉट मेंटेन क्लाइंट स्पेसिफिक डाटा बिटवीन मेथड कॉल्स। स्टेटलेस बीन्स कैन बी पुल्ड बाय द सर्वर टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एज देयर इज नो स्टेट इन्फॉर्मेशन टू मेंटेन। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा स्टेटलेस। अब आता है तुम्हारा एंटिटी बीन्स। These represents real world entities that corresponds to a row in a database। मतलब कि जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे डाटाबेस के रिकॉर्ड्स, एक फाइल सिस्टम जो एम्प्लॉयज़ के डाटा को स्टोर करता है, मतलब इसलिए तो ये होता है तुम्हारा एंटिटी बीन्स। इसके अंदर एक प्राइमरी की होती है एंड आर परसिस्टेंट्स दैट कैन बी मैनेज्ड बाय EJP कंटेनर फॉर ऑपरेशन लाइक कर्व, मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट के लिए। तो मतलब एक तरीके से ये एंटिटी को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए डेटाबेस के रिकॉर्ड्स में उसके लिए यूज़ होती है एंटिटी बीन्स। ठीक है, अब आता है तुम्हारा सिंगलटन सेशन बीन्स। दे मेंटेन अ सिंगल इंस्टेंस पर एप्लीकेशन, मतलब कि ये एक ऐसी चीज़ है जो पूरे एप्लीकेशन के लिए एक ही बार बनती है और सबके साथ शेयर होती है ना। तो जैसे कि एक क्लॉक होती है, वो सबको टाइम दिखाती है। तो इसमें लिखा है सिंगलटन बीन्स आर यूज्ड व्हेन अ शेयर्ड स्टेट अक्रॉस द एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन अ सर्विस नीड्स टू बी परफॉर्म इनिशियली और क्लीन अप टास्क एट स्टार्टअप और शट डाउन। ठीक है, तो यहाँ आपका EJP भी ख़त्म हो जाता है। तो देखो, यहाँ आपकी ख़त्म हो जाती है यूनिट 4 ऑफ वेबटेक। यूनिट 5 भी जल्दी अपलोड हो जाएगी। टिल देन लर्न दिस, इसको अच्छे से पढ़ो, समझो और कोड्स को दोबारा देखो, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो थोड़ा अजीब लगेगा, पर अच्छे से पढ़ो। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।